अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक फूल उत्पादन हेतु गेंदा की फसल में प्रबंधन कार्य। डेयरी पशुओं के नवजातों में थैलेरियोसिस की समस्या एवं उसका समाधान। हरी सब्जी हेतु सरसों की सफल खेती पर किसान का अनुभव। नकदी फसल होने के कारण हमारे किसान भाई फूलों की खेती करके काफी लाभ कमा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान ज्ञानचंद से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने गेंदा फूल की फसल लगा रखी है। तो वो फूलों के अधिक उत्पादन के लिए फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करते हैं, आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानचंद है, मैं चिमेणु निवासी हूँ। मेरा पेशा है फूल वगैरह लगाने, सब्जियां वगैरह उगानी बेमौसमी। 12 महीने हम यही काम करते हैं और अभी मैंने ये फूल लगाए हैं। 100 ग्राम बीज की पनीरी डाली थी और वो तैयार हुई। गेंडे की पनीरी लगाई थी, पहले ज़मीन तैयार करी, फिर पनीरी की जगह तैयार करी, फिर पनीरी डाली। 15-20 दिनों में पनीरी तैयार हुई। जो खेत मैंने तैयार किया हुआ था उसमें मैंने इसकी रोपनी की और पौधे से पौधे की दूरी 1 फुट की चारों तरफ यानी कि 1 फुट रखी और अब फूल जो है मेरा वो गेंडे का तैयार हो गया है। इसको रोपनिंग के बाद इसकी सिंचाई का ऐसा है कि 3 दिन तक इसकी सिंचाई करनी पड़ती है। उसके बाद फिर हफ्ते बाद इसको पानी लगाना पड़ता है। पहले हम इसको जो है फुहारे से पानी देते हैं, बाद में वैसे ही पानी लगा देते हैं खेत में और आस्ते आस्ते पौधा बनता जाता है और फिर फूल आना शुरू हो जाता है। बाकी जिस टाइम इसकी डोडियाँ आने शुरू हो जाती हैं तो हम इसमें जो है बीच में से घास वगैरह निकाल देते हैं, बिल्कुल जगह को साफ कर देते हैं। फिर फूलना शुरू हो जाती है, फिर इसमें कुछ नहीं करते। इसमें केंचुआ खाद डाली हमने और साथ में मिक्सचर डाला। उसके बाद हमने यूरिया खाद डाली इसमें, बस उसके बाद फिर कोई खाद नहीं ली। बाकी ये कीटाणुओं कीटनाशक के लिए जो है स्प्रे वगैरह करते रहे। अब हमारा इस टाइम जो है 50% फूल तैयार है। दिवाली के समय 100% हो जाएगा और इसके जो है सेल भी हम दिवाली को करेंगे। और इसका अगर वैसे किलो के हिसाब से दें तो 40 रुपये किलो इसका भाव बनता है और अगर इसकी मालाएँ बना के देनी तो जैसे 20 रुपये की एक माला जाएगी। माला में लगभग तकरीबन आधा किलो फूल लग जाते हैं। इसमें जैसे लगभग 1 बीघा ज़मीन है, इसमें अगर ठीक फूल रहे, अब बारिश ने ख़राब नहीं किया और उसके बाद फिर जो है माले वगैरह तैयार होगी, सेल हो गया, बिक गया, 10-15 हज़ार रुपया आम किसान जो है इसका बना लेता है। बाकी मैं किसान भाइयों को बोलूँगा कि आपकी अगर ज़मीन अच्छी है, पानी लगती है, खाली है तो आप भी गेंडे का फूल लगाएं। दशहरा और दिवाली और गुरुपुरब के ऊपर इसकी अच्छी सेल होती है और सब किसान भाइयों को चाहिए कि वो फूल लगाएं और अपना
मुनाफा कमाएं। और अगर आप भी गेंदे की खेती करने के इच्छुक हैं तो इसकी खेती में कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीकियों को ध्यान में रखना चाहिए, इस विषय पर विस्तार से जानने के लिए आज हम आपको मिलवाते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. सिंह से। गेंदा की खेती तो वैसे तो पूरे वर्ष भर की जा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से गेंदे की खेती जो है वो इस समय की जाती है और सितंबर अक्टूबर में नर्सरी डालने का उचित समय है। अब प्रजातियों की जहाँ तक बात है कि प्रजातियाँ इसमें दो तरह की होती हैं, एक अफ्रीकन मैरीगोल्ड होता है और एक जो है वो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है। फ्रेंच मैरीगोल्ड जो छोटे आकार के होते हैं जिसको आप माला बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, और बड़े फूल वाला जो है अफ्रीकन मैरीगोल्ड होता है, उसके फूल बड़े होते हैं और उसका पौधा भी जो है बड़ा होता है, करीब 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर की ऊंचाई का होता है। जैसे फ्रेंच मैरीगोल्ड जो गेंदा है उसमें मुख्य प्रजातियाँ हैं, रस्टी रेड है, क्यूपिड है और गोल्ड है। और अफ्रीकन मैरीगोल्ड में अफ्रीकन मैरीगोल्ड डबल, पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बासंती गेंदा, अफ्रीकन ऑरेंज, तो ये तमाम तरीके के प्रजातियां हैं जिनके बीज आपको उपलब्ध हो जाएंगे। 1 हेक्टेयर खेती के लिए तकरीबन 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और गेंदे के लिए ये ज़रूरी है कि आप जब नर्सरी की तैयारी करते हैं तो उस समय ये ध्यान रखें कि जैसे आप सब्जी के लिए नर्सरी की तैयारी करते हैं उसी तरह इसकी भी तैयारी करें और किसी ऊंचे स्थान पर उठी हुई क्यारी में नर्सरी डालें। उसमें अच्छी तरह से गोबर की खाद मिलाएं और मिट्टी काफ़ी भुरभुरी होनी चाहिए। उसके बाद जब आप इसमें बीज लगाने जाते हैं तो 4 इंच की दूरी पर एक लकड़ी से सीधी कतार बना लें और उसी कतार में 1-1 अंगुल की दूरी पर बीज डालें। बीज डालने के बाद ढकने का काम मिट्टी से न करें। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि खाद, मिट्टी और बालू का मिश्रण बना लें और केवल जहां आपने बीज डाला है उस पर केवल उस मिश्रण का बुरकाव करें। और बुरकाव करने के बाद आप देखेंगे कि जब वो बीज दिखाना बंद हो गए हैं तब उसको पुआल से ढक दें और सुबह और सायंकाल हजारे से सिंचाई करें। तकरीबन 7 से 10 दिन में बीज का जमाव हो जाएगा। जमा होने के बाद आप ऊपर से पुआल को हटा दें और पुआल को हटाने के बाद इसको बढ़ने दें। सिंचाई हमेशा करते रहें। चूँकि आपकी क्यारियाँ उठी हुई हैं इसलिए उसमें कभी भी आप क्यारी के ऊपर तक पानी न दें, केवल बगल की नाली में पानी दें, अपने आप पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो करीब 4 की जब पौध हो जाती है तो ये रोपण के लिए तैयार हो जाती है और इनको आप ले करके इसकी पौध रोपण करें। खेत में कम से कम 3 या 4 बार गहरी जुताई करें। जुताई करने के बाद अगर 1 हेक्टेयर लगाना है तो उसमें कम से कम 20 ट्राली गोबर की खाद मिश्रित करें और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला करके खेत की तैयारी करें। और अफ्रीकन मैरीगोल्ड के लिए जो बड़ा आकार का है उसके लिए रोपण की दूरी 50 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर और फ्रेंच मैरीगोल्ड जो है उसके लिए दूरी होगी 50 गुणे 30 सेंटीमीटर, मतलब पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर। 1 महीना के करीब जब समय हो जाता है तब इसके पौधे जो हैं तकरीबन 6 से 8 इंच के हो जाते हैं। उस समय एक क्रिया आपको करनी है जिसको कर्तन की क्रिया बोलते हैं और इसमें ऊपर का हिस्सा जो है तोड़ दिया जाता है। शीर्ष का हिस्सा तोड़ देने से इसमें कल्ले अधिक आएंगे और जितने ही ज़्यादा कल्ले आएंगे उतनी ही फूल की कलियां उसमें ज़्यादा बनेंगी। ये पूरी फसल जो है 3 माह की है और करीब 2 माह में फूल आ जाते हैं और करीब 2.5 से 3 माह तक आप इसकी फलक में फूल को तोड़ाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान हरी सब्जी हेतु सरसों की खेती करना चाहते हैं या जिन्होंने सरसों की फसल लगा रखी है, वो इससे अधिक उपज तभी ले सकते हैं जब उन्नत किस्म का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती करें तथा खड़ी फसल में सभी जरूरी कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। इस विषय पर विस्तार से अपने अनुभवों को बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान देवराज सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम देवराज, मैं खेती बाड़ी करता हूँ और इस बारी मैंने ओरे की खेती की, अराई की। मैंने ये ओरे की खेती की है, इसमें 2 बड़ी हल चलाई और देसी मैल डाला। कम से कम 1 बीघे मैंने जगह तैयार की, उसको बना के अच्छी तरह बना के तैयार की और उसमें बीज लगा के फिर हमने उसको सुहागी से बंद कर दिया है। और अभी तो 1 महीने के बाद वो चल पड़ा है। 1 महीने के बाद वो तैयार हो जाता है और मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा है, 15 रुपये के हिसाब से जा रहा है, 15 रुपये kg। तो ये 2 महीने चलेगा, बस 2 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। साग की खेती के इसमें कम से कम 1 बीघा जगह मैंने तैयार की और उसमें 1 किलो बीज लगा है। किसान भाइयों में अपने खेत में सिंचाई के लिए पाइप रखी हुई है और साथ में हमारे यहाँ कूल भी है, कूल से हम पाइप लगा के और अपने खेतों को सिंचाई करते हैं। कम से कम 10 या 12 दिन के बाद हम इसको पानी देते हैं पाइप द्वारा। तो इस ओरे को वैसे ऐसे पाइप के साथ ही हम कूल से पाइप लगाते हैं और पाइप के साथ इसको दे देते हैं पानी। 15-20 दिन के बाद ज़रूरत पड़ती है और साथ में इसको थोड़ी बीमारी भी आती है तो कीटनाशक की थोड़ी दवाई भी छिड़कना पड़ती है। और एक खेत में जब घास घूस आ जाता है तो उसको भी हम हाथ से थोड़ा हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं और निकाल लेते हैं घास। ऐसी थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, इसमें इतनी ज़्यादा तो नहीं आती हैं। ऐसे छोटे मोटे काम है इसके, तो जल्दी इसका जो लाभ है जल्दी मिल जाता है किसान को। किसान भाइयों, इसमें जो हम खाद डालते हैं अपने पशुओं की जो गोबर की खाद और कैंचू खड्डा बनाया हुआ है उसमें वही हम यूज करते हैं। कैंचू खड्डे की खाद जो है इसमें ही वो यूज करते हैं ज़्यादा। उससे अच्छा फ़ायदा हमारे को, ज़मीन हमारी अच्छी नमी रहती है गोई के साथ, कैंचू खाद के साथ। तो उसकी खाद ज़रा हम थोड़ी कम कर रहे हैं, आस्ते आस्ते धीरे धीरे घटा रहे हैं उसको। मिट्टी में एक तो इसमें नमी बनी रहती है ज़्यादा, तो ज़मीन जो है हमारी पोली रहती है और ज़्यादा पानी की अब ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जब गोबर की खाद डालेंगे हम, तो कैंचू खाद डालेंगे तो पानी की ज़रूरत भी थोड़ी कम आ जाएगी, कम तोपेगा खेत हो, लाई भी उपज भी बहुत होगा, पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। जन के भी मान लो आप खाद जो है, जो दूसरी खाद छोड़ते हैं हम यूरिया वगैरह, उससे थोड़ा नुकसान आ रहा है, तो इसलिए हमने गोबर की खाद फेंकना शुरू कर दी। तो उससे भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है हमारे को, धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है कैंचू खाद की वजह से। और किसान भाइयों, जो इसकी साग की जो इनकम है 2-3 महीने में ही पैसा आना शुरू हो जाता है। और जो हम मुट्ठू के हिसाब से, किलो के हिसाब के बेचते हैं, अब हमारे थोक में जा रहा है 15 रुपये किलो। मैंने ये लगाया हुआ है तो एक बार का ही हमने 3000 रुपये कमा लिया इससे। तो ये इसको 3-4 बार हम वो तोड़ेंगे और 2 महीने में हम 8-10-15 हज़ार रुपये, 15 हज़ार तक हम कमा लेंगे। किसान भाइयों, जो ये जो बीज रखा है ना मैंने, और इसको कम से कम हम 4 बार काटते हैं। 4 बार काटने से हमारी रोजी रोटी अच्छी चल रही है और मार्केट में भी हमारे को किलो से हिसाब से देते हैं, 15 रुपये किलो दे रहे हैं हम। तो एक बारी काटने से ये जो मैंने लगाया है इसमें कोई 3 क्विंटल निकलता है एक बारी काटने से। तो 4 बारी काटूंगा तो 12-13 क्विंटल निकल जाएगा और 14-15 हज़ार जो है मेरे को इनकम हो जाएगी। और सभी किसान भाई को मैं बोल रहा हूँ कि जिनके पास भी छोटी मोटी थोड़े छोटे किसान भी हैं, जो छोटी जगह बने, तो जल्दी पैसा आने वाली एक सब्जी है ये हमारी ओरा, जो कि जल्दी 1-2 महीने में ही पैसा दे देते हैं। और सब मैं किसान भाई को बोलता हूँ कि जिसकी भी के पास छोटी मोटी ज़मीन है तो वो ओरे की खेती करें और 1-2 महीने में ही प्रॉपर्टी आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा।
दुधारू पशुओं के नवजातों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। इनमें से आज हम नवजातों में परजीवियों से होने वाली एक समस्या थैलेरियोसिस के बारे में बात करेंगे, जिससे नवजात बहुत कमजोर हो जाते हैं और उनका विकास बाधित होता है। तो आइए इस समस्या पर पूरी जानकारी लेते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DK यादव से। किसान भाइयों, मैं आज एक बहुत ही छोटी लेकिन सामान्य समस्या की चर्चा करने जा रहा हूं। हम लोग गायों में खास तौर से कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं और 9 महीने 9 दिन के बाद हमें एक नई फसल मिलती है, लेकिन एक छोटी सी सावधानी या असावधानी कहिए, इसकी वजह से हमारा जो नया नर या मादा आता है उसमें मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसान भाइयों, जो रोग है इसको हम थैलेरियोसिस के नाम से जानते हैं। किसान भाइयों, इस थैलेरियोसिस का कारण चिचड़ी, किलनी, इक्टोपैरासाइट, टिक्स होते हैं। आपके सुझाव के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोई गाय बच्चा देती है तो उसका जो नर या मादा जो भी हमको काफ मिलता है, हम लगभग 9-10 दिन के बाद उसको कीड़ी की दवा दे देते हैं। अमूमन हमें 15 दिन पे कीड़ी की दवा, लेकिन शिकायत यहाँ से शुरू होती है कि पशुपालक बताते हैं कि इस पशु को या इस बछड़े को या बछिया को हल्का सा बुखार आ रहा है और हम उसको बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के चुपचाप एक बुखार की कोई दवा खिलाने लगते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने कभी ये देखा हो कि आपके उस नवजात पशु पर कानों पर या उसके शरीर पे कोई भी अठई हो या चिचड़ी लगी हुई हो तो आप सतर्क हो जाइए। दूसरी चीज़, अगर ये जो बुखार है उस पशु का 104, 105, 106 डिग्री के आसपास चल रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट, तब निश्चित रूप से आपको ये सोचना चाहिए कि कहीं हमारा नवजात पशु जो है इस थैलेरियोसिस नाम की बीमारी से तो ग्रसित नहीं होने जा रहा है। इसमें अगर हम दवा देते हैं या नॉर्मल एंटीबायोटिक का भी कोई टैबलेट देते हैं तो पशु इसके उत्तर में रिस्पांस नहीं दे पाता, यानी कि उसका बुखार कम नहीं होता है। और जो पशु सुबह शाम जिसको दूध पीना चाहिए वो धीरे धीरे दूध छोड़ देता है। कुछ दिन के बाद उसकी आंखों के नीचे अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद सा होने लगता है, जिसको एनेमिक यानी कि खून की कमी होने लगती है। बुखार बना रहता है। कुछ दिन और आगे बढ़ने पर 2 या 3 दिन के बाद जो बछड़ा या बछिया होती है इसमें हाँफने लगते हैं, हाँफने की क्षमता आ जाती है। किसान भाइयों, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आपके बछड़े या बछिया पर या आपके पशु के ऊपर, मतलब कि जो बछड़े या बछिया की माँ है या जो पशुशाला है, यहाँ पे अगर कोई चिचड़ा या इक्टोपैरासाइट या टिक्स हैं तो निश्चित रूप से आपको इस रोग के समाधान के लिए समय रहते कदम उठाना पड़ेगा। पशुपालक भाइयों, मेरा यह सुझाव है कि जब भी आपका कोई बछड़ा या बछिया जो कि अमूमन 15 दिन से ऊपर हो, महीने भर, 1.5 महीने, हालांकि ये बीमारी 6 महीने से कम के बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, होने के लिए बीमारी वयस्क पशुओं में भी हो सकता है और मुख्य रूप से जो क्रॉस ब्रीड है यानी कि संकर प्रजाति के नस्ल के होते हैं, इन्हीं में ये बीमारी होती है। ऐसी स्थिति में आप तुरंत बिना समय गंवाए हुए अपने निकटतम पशु चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करिए और इस पशु को समय रहते ट्रीटमेंट करवाइए। इसमें आपको मैं ट्रीटमेंट के लिए बता दूं कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नाम का जो एंटीबायोटिक है ये बहुत ही कारगर है। अगर इसके बावजूद भी नहीं होता है तब आप ब्यूपारवाक्यून नाम का एक जो साल्ट है जो कि जुबियान और ब्यूटालेक्स के नाम से मार्केट में मिलता है, इसका एक सामान्य सा डोज जो है 2 ml प्रति काफ, जनरली 40 किलोग्राम के बॉडी वेट तक इसको लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर पशु में या बछड़े में खून की कमी हो गई है तो वो इंजेक्शंस या वो टैबलेट जिससे खून बढ़ाई जा सके, जैसे फेरिटास होते हैं, इसको दिया जा सकता है। बी कॉम्प्लेक्स के भी सब इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। अगर वो पानी नहीं पी रहा है, 2-3 दिन से वो एनीमिक है, उसको भोजन नहीं किया हुआ है, तो उसको हम ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। पशुपालक भाइयों, ये थोड़ी सी सावधानी से आप अपने बछड़े की जान तो बचा ही सकते हैं, इसके साथ ही साथ उसके मरने के बाद जो मादा पशु दूध देना कम कर देती है अपने बछड़े के अभाव में, इस हानि को भी हम रोक सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की।
सियाणा की। गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। प्रमुख तौर से जैसे कि अमरूद की फसल है, नींबू की फसल है अथवा आंवले की फसल है। आंवले, नींबू और अमरूद के तीनों ही बगीचे हमारे किसान भाइयों के द्वारा लगाए जाते हैं। तो बगीचों में प्रमुख तौर से जो परेशानियों का सामना हमारे किसान भाइयों को करना पड़ता है उनमें कीड़े बीमारियों का प्रकोप है, फल झड़ने की समस्या है, फूल ना आने की समस्या है। तो इन तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना हमारे किसान भाइयों को करना पड़ता है। 2-3 साल तक पौधे में जो भी नीचे की शाखाएं निकलती हैं उनकी कटाई छटाई नियमित साल में 2 बार करना चाहिए, जिससे कि पौधे का आकार बिगड़े नहीं और पौधे अपनी एक बात जो रूप है उसमें बने रहें, जिससे उसके बीच में और उसके नीचे कृषि क्रियाएं, गुड़ाई है, दवाएं देना है, खाद पानी देना है, ये सारी क्रियाएं की जा सकें। तो सर्वप्रथम हमारे किसान भाइयों को विशेष तौर से देखा गया है कि वो जो भी बगीचे लगाते हैं उसमें थालों का प्रबंधन सही तरीके से नहीं कर पाते। जितनी भी उसकी पौधे की छाया जाती है उस छाया के जगह पर थाला बनाएं। सर्वप्रथम जड़ों की तरफ मिट्टी चढ़ाएं और उसका थाला बना दें अच्छी प्रकार से, और उस थाले में कम से कम वर्ष में 2 बार अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, अगर जहाँ दीमक लगने की समस्या है तो दीमक की जो है फिप्रोनिल या फोरेट टेंजी नामक जो दवाएं हैं इनका उपचार जमीन में करना बहुत आवश्यक है। तो उसी फल वृक्ष के थाले में गोबर की खाद के साथ इन दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही थोड़ा थोड़ा पौधे की उम्र के हिसाब से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जिंक सल्फेट है, इन तमाम रासायनिक और उर्वरक जो हैं इनका थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। थाले में अच्छी तरीके से मिला 2-3 बार जो है पानी अवश्य दें। उसके बाद जो भी फल वृक्ष लगाए जाते हैं उसमें प्रत्येक साल में 2 बार, एक बरसात के मौसम के पहले और बरसात के मौसम के खत्म होने के बाद, हमारे किसान भाइयों को बोडो मिश्रण पेस्ट का उपयोग अवश्य करना चाहिए। नीला तोता और चूना के मिश्रण से जो बोडो पेस्ट बनाया जाता है उस बोडो पेस्ट का उपयोग हमारे किसान भाई तने पे लगाकर कर सकते हैं। इससे उसमें बहुत सारे बीमारियां जो पौधे में लगती हैं उससे वो बचे रहेंगे। दूसरा, जब कभी भी इन, चाहे वो आपकी अमरूद की फसल हो या आपकी नींबू की फसल हो या आंवले की फसल हो, इन पे कभी भी आपको इल्लियों का प्रकोप और कीड़ों का प्रकोप अगर देखने में आता है तो आवश्यकता के आधार पर कीड़ों की रोकथाम के लिए किसी भी प्रकार की दवाओं का उपयोग हमारे किसान भाइयों के द्वारा किया जा सकता है। जैसे अगर इल्लियों का प्रकोप है तो इल्लियों के प्रकोप के रोकने के लिए हमारे किसान भाई किसी भी एक जो है कॉन्टैक्ट एवं स्टमक, जिसको के काटने खाने वाले कीड़ों के लिए संपर्क एवं उदरनाशी जो कीटनाशक आते हैं उनका छिड़काव, जिसमें कि आपके ट्राइजोफॉस है, प्रोफेनोफॉस है, इनका 1 लीटर मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव की जा सकती है, जिससे उस फसल में लगने वाली इल्लियाँ हैं, फ्रूट फ्लाई है अथवा तमाम बटरफ्लाई जो उसमें लगती हैं, काटने खाने वाले कीड़े लगते हैं या बार्क ईटिंग कैटरपिलर लगते हैं, इनके नियंत्रण में ये दवाएं उपयोगी होंगी। साथ ही अगर रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप इन पौधों पर, फल वृक्षों पर अगर कहीं होता है, अगर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फल ड्रॉपिंग या फूल जो है गिरते हैं फसलों में, तो उस समय नीम तेल का जैविक के रूप में नीम तेल का छिड़काव 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फल वृक्षों पे छिड़काव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर फल वृक्षों का प्रबंधन, देखरेख, साथ ही कीटे बीमारियों से बचाव करने के उपायों को अगर हमारे किसान भाई अपनाएंगे तो निश्चित तौर से आजकल जो है बगीचे लगाना, फल वृक्ष लगाना एक बहुत ही अच्छा काम है और काफ़ी लाभदायक भी है। साथ साथ इससे अपने घर में फलों का उपयोग किया जा सकता है, बाजार में बेचकर भी इससे काफ़ी आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उत्पादन के लिए लाल मूली की सफल खेती। किसानों के लिए लाभकारी है खरगोश पालन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।